नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इसका हमारा चल रहा था मेन फीचर्स, जिसमें हमने 3 फीचर्स कर रहे थे। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें हमने पाकिस्तान की केस स्टडी करी थी। फिर सेकंड हमने पढ़ा था मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ पर हमने चाइना की और मैक्सिको की केस स्टडी करी थी। और तीसरा 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, जहाँ पर हमने किसके लिए बात की थी बच्चों, जहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे एस्टोनिया, ठीक है, फिजी और फिजी और सऊदी अरेबिया के, यहाँ के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज बच्चों हमारा फोर्थ, जैसे हमारा 1 2 3 और फोर्थ, तो बच्चों हमारा फोर्थ फीचर है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है बच्चों, तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पार्टिसिपेशन की। जैसे मान लो कि मैं जैसे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर भी है, तो अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी पावर मैं अपने लिए यूज़ करूँगा। मैं सामने वाले को, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के या फिर कुछ जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे, मैं उनको भी मौका दूंगा किसके लिए, कि भाई वो भी अपना इलेक्शन इंडिपेंडेंटली और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तरीके से लड़ सकें। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा फोर्थ। इस चीज़ के लिए हम पढ़ेंगे बच्चों जिम्बाब्वे केस स्टडी। किसकी पढ़ेंगे? जिम्बाब्वे केस स्टडी। तो फिर मैं बता दूं इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट या पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि सबको समान अवसर मिले, कोई गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग उसका मिसयूज ना करे हर एक चीज़। ठीक है बच्चों, जहाँ पर हम यहाँ पर बात करें जिम्बाब्वे केस स्टडी में, तो बच्चों ये जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, इसमें हम चाइना का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि वहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चांस ही नहीं मिला, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में हमें किसका एग्जांपल दिया हुआ बच्चों? जिम्बाब्वे केस स्टडी दी गई है। अब जिम्बाब्वे में क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद से जिम्बाब्वे में जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी का रूल है। किसका है? जानू पीएफ। बच्चों ये जानू पीएफ है, जेड है, जे मत लिखाना पेपर में, कहीं जानू पीएफ लिखाओ। तो इस ये हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है जानू पीएफ है। ठीक है, तो जानू पीएफ का जो लीडर है बच्चों कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। इसने देश को इसी ने पूरे के पूरे देश पर राज किया अपने आप ही। अब क्या था, कौन है बच्चों? ये एक पॉपुलर था, क्यों मतलब ये काफ़ी पॉपुलर तो था क्योंकि आज़ादी के समय में इसने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिया था एक नेशनल मूवमेंट के लिए जिम्बाब्वे की, तो ये काफ़ी पॉपुलर था देश के लिए। लेकिन इसने बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी की। अनफेयर प्रैक्टिसेस कैसे? जैसे इलेक्शन हर बार होते थे तो जीतता कौन था? जानू पीएफ जीतता था हर एक जगह। हर एक जगह कैसे जीत रहे हैं भाई? तो कुछ क्या करता था, ये करता था अनफेयर प्रैक्टिसेस, कुछ गलत काम करता था जिससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात बताऊं बच्चों, पहला इन्होंने ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 पॉइंट यहाँ से, ये क्या है? ये वो है बच्चों जिम्बाब्वे के अंदर जो जानू पीएफ या रॉबर्ट मुगाबे ने जो भी चीज़ें करी वो। और क्वेश्चन ये भी आता है हु वाज रॉबर्ट मुगाबे, तो रॉबर्ट मुगाबे का भी क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई? लीडर है कहाँ का? जिम्बाब्वे का लीडर है। ठीक है, जिम्बाब्वे जो इसकी पॉलिटिकल पार्टी जानू पीएफ है। ठीक है, इसने आज़ादी के बाद से जिम्बाब्वे पे रूल किया है। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर है और इसने काफ़ी सारी अनप्रैक्टिसेस भी की है हर बार इलेक्शन को जीतने के लिए। ठीक है बच्चों, तो रॉबर्ट मुगाबे कौन है ये आता है क्वेश्चन। फिर आता है राइट डाउन द अनफेयर प्रैक्टिसेस डन बाय रॉबर्ट मुगाबे या जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने किया क्या है बच्चों, ये मैंने जो करा है ना, ये ब्रैकेट सा लगाया है, ये 5 चीज़ें हैं जो उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस करी। ठीक है, तो पहला क्या है? अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर पार्टी मीटिंग्स डिसरप्टेड। मतलब हमेशा जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते थे उनको हमेशा ही हरेस्ट करते थे, मतलब मारते पीटते रहते थे, उनको हटा दिया करते थे, उनको बार बार जेल में जाके उनकी पिटाई करवा दिया करते थे। या फिर जो पार्टी मीटिंग्स होती थी वो क्या हो जाती थी? डिसरप्ट हो जाती थी। क्या करते थे? मतलब भंग कर देते। जो भी पार्टी मीटिंग्स होती थी वहाँ पर कोई छापा लगवा दिया, इलीगल बता दिया या कुछ भी इस तरीके से एक चीज़ करके उनकी पार्टी मीटिंग्स को क्या कर देते थे बच्चों? डिसरप्टेड करते थे। ठीक है, सेकंड, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। मतलब क्या है बच्चों कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, जो धरना प्रदर्शन बोलते हैं हम जैसे। ठीक है, और दूसरा हो गया पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब जितने भी एक तरीके से प्रदर्शन होते थे या फिर विरोध होते थे सरकार के खिलाफ, सारे के सारे क्या कर दिए गए बच्चों? इलीगल कर दिए गए गवर्नमेंट। क्या कोई भी ये करता गया तो उसको तुरंत कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रहा टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कि टेलीविजन और रेडियो पे पूरा का पूरा किस पे कंट्रोल होता था? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था।
वो अपोजिशन पार्टी को चांस नहीं देती थी मीडिया वगैरह टेलीविज़न वगैरह पर आने का, या फिर और सिर्फ अपने बारे में बताते थे, मतलब अपने तो पूरे पूरे चांस बनाते थे मीडिया के सामने, और अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल ही किनारा कर देते, मतलब रखते ही नहीं थे। वही जो गोदी मीडिया आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आर देयर बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स होते थे, मतलब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे नहीं, एक इंडिपेंडेंट मतलब एक न्यूट्रल रहकर कोई डिसीजन देना चाहते थे। अगर वो जानू पीएफ के बारे में कुछ कहते थे तो जो जर्नलिस्ट होते थे ना, जो ये सब लिखते थे रिपोर्ट्स वगैरह, उनको मतलब न्यूज़पेपर में जो भी हमें जर्नल्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो भी हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, या फिर जो भी हमें एक तरीके देखा है तो न्यूज़ देखने को मिलती है, वो जर्नलिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी जर्नलिस्ट ये सब करते थे उनको क्या करता जाता था, उनको हैरेस्ट मतलब उनको भी मारा पीटा जाता था, या जो भी उनके अगेंस्ट लिखता था, जो भी जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लिखता था। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशर्ड जजेस। जो मतलब जो अगर जैसे मान लो कोई अपोजिशन पार्टी जुडिशरी में जाके या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इनकी कंप्लेंट भी कराता था, या इनके खिलाफ केस फायर करता था, और अगर कोई भी जुडिशरी या मजिस्ट्रेट या जजेस अगर कोई डिसीजन भी देते थे तो ये उन डिसीजंस को भी इग्नोर मार दिया करते थे बच्चों। और इग्नोर मारने के बाद क्या करते थे, मतलब जजेस को भी प्रेशर किया करते थे कि वो उन्हीं की साइड रहे। तो बच्चों ये हमारा था फोर्थ फीचर। तो बच्चों हमारे मेन फीचर चल रहे थे जिसमें हमने अभी फोर्थ फीचर पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ फीचर। फिफ्थ फीचर क्या है बच्चों, गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है भाई, गवर्नमेंट अगर हमने चुन ली तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, तो पावरफुल तो बन गई वो, लेकिन पावरफुल बनने का ये नहीं कि वो अपनी मर्जी चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, नहीं। अगर गवर्नमेंट बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, तो उनके ऊपर कुछ लिमिट सेट की जाएगी जिससे वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे। और वो जो लिमिट्स है कहाँ पर मिलेंगे हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, हमारे संविधान में, या फिर हमारे अधिकारों में। ये दो जगह हमें क्या मिलेंगे बच्चों, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उनके लिमिट्स मिलेंगे हमें, कि जो सरकार है वो खुले रूप से या फिर अंधाधुंध अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। इस वजह से ही सरकार के ऊपर क्या लगाई जाती है बच्चों, पाबंदी लगाई जाती है। और जो पाबंदियां लगाई जाती है वो लगाई जाती है संवैधानिक कानूनों से तथा हमारे नागरिक अधिकारों से। ठीक है बच्चों, यहीं पर ही, इसका कोई केस स्टडी नहीं है, ये सिंपल है बच्चों। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका एग्जाम्पल है कि जैसे अगर मैं चाहूँ कि जैसे हमारे इधर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं बार बार नरेंद्र मोदी बीजेपी वगैरह कर रहा हूँ, मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, मैं फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप मेरी कंप्लेंट कर दो, मैं सीधा साधा सा एक टीचर हूँ और वही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे क्या बता रहा, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, अब वो चाहे तो देश में कुछ भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे मैंने इतना बोला तो क्या वो मेरे को मार देंगे जान से? नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि उनकी कुछ लिमिट्स है और मेरे पास कुछ अधिकार है। समझ आई बच्चों कि मेरे अधिकारों की वजह से और मेरे संवैधानिक कानूनों की वजह से वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न है कि भाई मैं अपने वर्ड्स जो है एक्सप्रेस कर सकता हूँ कैसे भी। समझ आई बच्चों? अब जैसे कि देखो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करूं तो जैसे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अंदर अगर मैं सब पहला पॉइंट देखूं, इट लीड्स टू आर्ग्यूमेंट, ये जो है बच्चों अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये हमारा क्वेश्चन कई बार आता है, कभी कभी इसमें डीमेरिट्स बोल देता है, डीमेरिट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट। सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ भी अगर डेमोक्रेसी के बारे में गलत पूछना हो तो हमारा सवाल होगा कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बैड इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे करके एटसेट्रा एटसेट्रा करके कभी भी डेमोक्रेसी के बारे में नेगेटिव कोई पूछो तो हमें ये 5 पॉइंट हमें क्या कर देना, एक्सप्लेन करने। जैसे पहला क्या है, लीड्स टू इंस्टेबिलिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ लीडर्स। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है बच्चों, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर 5 साल में क्या होता है कि नया रूलर बनता है। तो हर 5 साल में, जैसे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अगले 5 साल बाद कांग्रेस की आ जाए, फिर आम आदमी पार्टी की आ जाए। अब क्या करेंगे, वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से देश को चलाएंगे। समझ आ रही है बच्चों? जिससे क्या होगा कि पहले बीजेपी में चला रही है, फिर कांग्रेस चलाएगी, फिर कांग्रेस के बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी चलाएगी। जिससे हमें क्या पता लग रहा है बच्चों कि ये क्या है, ये एक इंस्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी क्या होता है कि लंबे समय तक एक ही रूलर रहे, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कभी रूलर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, इसको बोलते हैं इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये अस्थिरता को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेता होते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, मतलब लगातार चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों,
पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी पीपल लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब बच्चों जैसे क्या होता है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटर्स का मतलब क्या होता है, एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे होते हैं, मतलब हर एक एरिया से, लोकेलिटी के बेसिस पे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब जो एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया भर में 543 लोग हैं जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, मतलब हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बच्चों 543 मेंबर्स कोई भी डिसीजन लेंगे, कितनी देर में लेंगे? एक दिन, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना? तो आप अगर दिमाग लाओगे भैया इसमें तो लग जाएगा कम से कम, अगर 543 बंदे आपस से बात करेंगे, डिसीजन करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे, पूरा आराम से 15-20 दिन कम से कम लग जाएंगे। हद से अधिक भी लगाएं, कम से कम भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है ना कि 2 से 3 दिन लग रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, जैसे परवेज मुशर्रफ लगा लो, वो तो अकेला डिसीजन ले रहा था, तो वो कैसे करता? 1 सेकंड में, चुटके में डिसीजन। तो ये होता है कि डिसीजन मेकिंग में, जैसे मान लो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी लेने पड़ते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम डिसीजन को जल्दी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो रिप्रेजेंटेटर्स से बात करके करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था सेकंड डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट क्या होता है? समटाइम इट लीड्स टू बैड डिसीजन बिकॉज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं वो डिसीजन सही ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके चक्कर हमेशा पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस से पीएम के पास, पीएम से किसी मंत्री के पास, मंत्री से, ऐसे करके आपस के कामों में उलझे रहते हैं वो। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो जनता, मतलब कर तो काम हमारे लिए रहे हैं, तो हमारे तक मिलते ही नहीं है। अब आप बताओ, आपकी लोकेलिटी से आपने कितने पॉलिटिकल लीडर्स को या कितने एमपीज को अपने आसपास या आपसे बात करते देखा होगा? बहुत कम। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि वो एक तो चलो ये लगा सकते हैं कि वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी मिनिस्टर से मिलना, कभी किसी से मिलना, कभी किसी से मिलना, तो वो जनता तक आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जनता तक आएंगे जब तो जनता की समस्या को समझेंगे, जनता की समस्या को समझेंगे तभी जनता की समस्या को समाधान करेंगे। तो बच्चों हमारा जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहता है कि भाई जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो ढंग से काम ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई जनता को, आम जनता को क्या चाहिए। पता जब होगा जब वो आएंगे, अब वो अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, तो कैसे पता लगेगा उनको हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे फोर्थ क्या कहता है डीमेरिट? इट एनकरेजेस करप्शन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन क्या होता है बच्चों कि कैसे भी करके चुनाव जीतना है, इलेक्शन को जीतना है, और इसके लिए क्या करता है, हर एक बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे जानू पीएफ का देखा आपने, रॉबर्ट मुगाबे का, अपोजिशन कोई बिल्कुल किनारा कर दे रहा है, इलीगल घोषित कर दे रहा है कोई भी बात हो रही है तो। और वहीं आप अगर आप वहाँ पर देखेंगे वापस मैक्सिको के अंदर, तो वो भी इसी तरीके की डर्टी ट्रिक्स कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, सरकारी नौकरों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, टीचर्स को बोल रहे हैं कि भाई मैनिपुलेट करो कि क्या भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को कि वो हमें वोट दें। तो ये सब क्या है? ये डर्टी प्रैक्टिसेस तो। अब ये क्यों हो रही है? ताकि वो जीतने के बाद क्या करेंगे? वो पैसा कमाएंगे भाई। और वो पैसा कमाने को क्या बोलते हैं? जब इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं उसको करप्शन बोलते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में कई बार ये वर्ड सुना होगा, करप्शन, काला धन, ठीक है, भ्रष्टाचार। तो ये क्या करता है बच्चों? ये एनकरेजेस करप्शन करता है। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्टोरल कंपटीशन क्रिएट होता है। अब कोई बंदा इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक गिर जाता है, आपने देखा होगा भारतीय चुनावों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप किस आधार पर देख रहे हैं? ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, चुनावी एक तरीके से प्रतिस्पर्धा है। चुनावी प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही है? ताकि वो अपना जेब भर सके, जेब मतलब करप्शन कर सके। लास्ट क्या है बच्चों? ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब जो आम लोग होते हैं ना, उनके पास डिसीजन मेकिंग डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है कि सारे डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन नहीं बन ही नहीं पाते। मतलब कि मतलब आम लोग आम लोगों के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रहती ही नहीं है। मतलब वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे, क्या नहीं, सारे डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, जिस वजह से आम लोगों की इतनी नहीं, मतलब वो आम जनता उस तरीके के डिसीजन ले भी नहीं पाएगी जो देश वगैरह की बात होती है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि आम जनता का भी एक ओपिनियन प्रॉपर होना चाहिए। अब इसके लिए भी जनता को भी बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो कि हमारे क्या है, डिमेरिट्स है या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। तो बच्चों अभी हमने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर मैंने डिमेरिट्स बताया था आपको, ठीक है बच्चों, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मेरिट्स ऑफ
या फिर क्वालिटी ऑफ अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब बोला जाए कि अलोकतांत्रिक देशों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार या किस तरीके से चलती है, तो पिछले 5 पॉइंट लिख देना, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में, मतलब आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि हम इसको मेरिट्स भी बोल सकते हैं, वही बात, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, गुड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे भी एक पॉजिटिव क्वेश्चन है डेमोक्रेसी को लेकर, तो हमें ये 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि सबसे पहले बात करूं मैं, पहला पॉइंट क्या कहता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना बच्चों, हम इससे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, कैसा भी, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके देखा जाए तो जवाबदेह, उत्तरदायी, कि अगर हम सरकार से कोई सवाल करते हैं तो सरकार उसका जवाब हमें आसानी से देगी। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कि डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग बनाती है। कैसे, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था आर्गुमेंट अगेंस्ट में, कि भाई वहाँ पर क्या होता है, नॉन डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी डिसीजन होता है उसमें डिले होता है, मतलब टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, तो ये सारे रीज़न की वजह से ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें डिले होता है। सेकंड देखो क्या है यहाँ पर, क्या है उसी का बिल्कुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रखा है कि जब इतने सारे लोगों से बातचीत होगी, 543 मेंबर्स बात करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो किस तरीके का डिसीजन रहेगा, बहुत अच्छा। सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे घर में टीवी लगा है, ठीक है, अब मतलब टीवी खराब है और टीवी लेकर आना है, तो एक टीवी पापा अकेले खुद ले आए मार्केट से, फिर हम क्या बोलते हैं, यार पापा कैसा टीवी लिया है, इसमें तो कुछ ये फीचर नहीं है, उसमें वो फीचर नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें वैसा नहीं है। और वहीं आप देखते हो कि घर में बैठते हैं, ठीक है, पापा पूछते हैं भाई टीवी लेना है, कौन सा टीवी ले, तो बेटा कुछ बात बोलता है, कोई और दूसरी बात बोलता है, कोई तीसरी बात बोलता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि ये क्या होता है, कॉन्सेंट, एक बातचीत से, किससे, एक बातचीत से डिसीजन लिया जाता है। जब भी बातचीत से डिसीजन लिया जाता है तो हमारे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होता है, बातचीत करके, बहुत सारे लोगों से आपस में डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है, जिस वजह से जो हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। थर्ड फीचर क्या है, थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी क्या करता है बच्चों, सबको अधिकार दे देता है। सबको अधिकार देने का मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने लिए आगे बढ़ेगा लिमिट्स में रह के। लेकिन अब क्या है, जब वो आगे बढ़ सकता है, डेमोक्रेसी उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम कर रहा है ना। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं फिर तमिलनाडु कहीं घूमने जाऊँ कल कभी भी, ठीक है, तो अगर मैं साउथ इंडिया घूमने जाऊँगा, क्या मेरे को धक्का देके भगा देंगे, नहीं भगाएंगे ना। क्यों नहीं भगाएंगे, मेरे को साथ रखेंगे, नहीं तो मैं उनको पैसे भी करूँगा तो मेरा ख्याल भी रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे को भगाया तो नहीं जाएगा या मेरे को धिक्कारा तो नहीं जाएगा ना। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, हम दोनों को इक्वल डिग्निटी देता है, मतलब बराबर की इज्जत देता है। और उस बराबर की इज्जत में क्या रहता है, हमारी जो एक तरीके से लेवल होता है ना, पॉलिटिकली इक्वल है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा एक पॉलिटिकली लेवल बात करें तो हम सब एक जैसे हैं भारत के अंदर। अब वो इकोनॉमिकली हैं जो हम इंडिफरेंसेस आप देखते हो जिसको हम संभाल नहीं सकते, लेकिन पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस डेमोक्रेसी की वजह से पूरी की पूरी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अंबानी कितने वोट डालता है बच्चों, कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो उसके पास, कितनी भी शादी के फंक्शन कर ले, क्या कुछ भी कर ले, लेकिन वोट तो एक ही डालेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें डिग्निटी क्या मिलती है, इक्वल मिलती है हर तरफ से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, कि ये वाली बात समझ आए कि डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के डिफरेंस मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि सभी के पास राइट्स होते हैं, राइट टू वोट्स होता है, सबकी डिग्निटी होती है, सबका ये होता है, जिस वजह से सारी चीज़ें क्या होती है, कम बनी रहती हैं। अब जैसे वही अगर मैं कोई मोनार्की सिस्टम बताऊँ, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था आपने तो, या पढ़ा होगा आपने, या फिर कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, कोई भी राजा के खिलाफ प्रजा कितनी जल्दी उमड़ के सामने आती है, जब उनको अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में पता लगता है, वो एकदम से सामने आती है, प्रोटेस्ट करने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या है, हर किसी के पास अधिकार होते हैं, हर किसी को बोलने का तरीका होता है, हर किसी को सरकार बनाने का ऑप्शन होता है, कोई भी मतलब कुछ भी कैसे कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स की कमी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की क्या होती है, कमी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, के वही नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, तो नागरिकों की क्या इज्जत को बढ़ाता है। कैसे, राइट टू वोट मिलता है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है डेमोक्रेसी की वजह से। अगर हम चाहे तो हम भी नरेंद्र मोदी की तरह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास अधिकार है, ठीक है। तो जिस वजह से शायद कोई भी बन सकता है, तो इसका मतलब क्या, डिग्निटी देता है लोगों को, नागरिकों को क्या देता है, डिग्निटी, गरिमा।
गरिमा मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत। लास्ट क्या, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले में, वो याद है ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, या फिर आप उसको कह लो डीमेरिट कह लो या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कह लो। वहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था क्या, कि इंस्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो रूलर्स है ना वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में यहाँ पर हमने पॉजिटिव मैनर पढ़ रहे हैं उसका, कि इट अलाउज अस टू करेक्ट आर इट्स ओन मिस्टेक्स, कि हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। किससे? डेमोक्रेसी के से। जैसे मान लो मैंने नरेंद्र मोदी को चुन लिया, ठीक है, चुन लिया, इस साल लोकसभा वही चलाएंगे सारी, ठीक है। अब अगले 5 साल में क्या होगा बच्चों, अगर उन्होंने कोई गलत रूल किया तो उनकी जगह हम किसी दूसरे बंदे को इलेक्ट कर सकते हैं ना, चुन सकते हैं ना। तो बच्चों इसी को कहते हैं कि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, कि हम अपनी गलती या फिर जो भी लोकतंत्र जो है अपनी गलती सुधारने का मौका देता है अपने आप को। अगर आप कोई गलती करते हो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से चुन के, तो 5 साल बाद आप उसको दोबारा से हटा सकते हो। तो ये आपको ये होता है। तो ये बच्चों हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स। तो ये चल के हमारा पूरा का पूरा डेमोक्रेसी खत्म होता है। अगर मैं बात करूँ ब्रॉडर मीनिंग की, हम भी आजकल डेमोक्रेसी से बहुत कुछ सीखते हैं आम जीवन में भी। इसी को हम बोलते हैं आम जीवन में, जब हम डेमोक्रेसी का यूज़ करना सीख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जैसे मैंने अभी टीवी वाला एग्जांपल दिया था, कि जैसे मान लो अगर हमें अपने घर के अंदर कोई डिसीजन लेना होता है, अगर वो कॉन्सेंट होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। ये मतलब घर में सबकी बातचीत थे, घर में कोई शादी हो तो पूछा जाता है भाई खाना क्या बनवाना है, ये चीज़ क्या करनी है, वो चीज़ क्या करनी है, कहाँ से क्या चीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है, एक कॉन्सेंट से, मतलब बातचीत द्वारा ही डिसीजन जो लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे लिए जाते हैं, वो क्वालिटी डिसीजन होते हैं। यहीं में अगर मैं सेकंड बात करूं क्वालिटी डिसीजन के बाद, कि हम अब स्कूल में जाते हैं जैसे आप सारे लोग, तो आप अपने टीचर से कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हो। मतलब क्या है, आपको बोलने का अधिकार है। आप मतलब क्या है, टीचर्स आपके लिए क्या है, अकाउंटेबल है। क्या है? अकाउंटेबल, उत्तर दे। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी हमने कहाँ से सीखी? डेमोक्रेसी से सीखी। ऐसे करके अगर आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी कोर्स करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैसे मैं चाहूँ कि मैं क्या, आप चाहो तो आप बीटेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप बीएससी भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी, मतलब कुछ भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये आपने कहाँ से सीखा? ये डेमोक्रेसी से सीखा। समझ आए मेरी बात? तो ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आपको होमवर्क में वही चीज़, नोट्स सारे बनाने हैं, सारे नोट्स बनाकर आपको उनको रीडिंग करनी है। अब बच्चों मैं तो आपको पढ़ाता रहूँगा, आप टेक्नोलॉजी पे मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पर तो आप डिपेंड रहोगे, लेकिन आपको खुद की भी मेहनत करनी है, जो आपको 100 मार्क्स के लेकर जाने पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको मैं फिर से होमवर्क रिपीट कर देना हूँ। आपको सारे नोट्स बनाने हैं दोनों वीडियोस को देख के, और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? उनको अच्छे से रीड करना है, ताकि जो आज आपने पढ़ा वो आपके इजीली दिमाग में, आपके कपाल में, आपकी बुद्धि में बैठ जाए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आप सबको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कभी भी जब भी आपको कोई भी अगर टॉपिक समझ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हाँ ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। और धन्यवाद फिर से आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।